नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं साप्ताहिक मंथन के एक नए संस्करण में, जिसमें कि हम अंकित सर के साथ आज बैठे हुए हैं और हम आज युद्ध जो चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अंकित सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो पहली चर्चा है वो शुरुआत ही इस आगाज़ से होगी कि क्या ये जो इज़राइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, जिसमें यूएस और इज़राइल ने मिलके ईरान पे बम दाग दिया और खमेनी साहब चले गए, तो क्या ये किस तरफ ये युद्ध जाने वाला है? क्या इसका आपका क्या इसके ऊपर टेक है, वो आप हमें थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, जो युद्ध हो रहा है ये स्टार्टिंग है डी रेडिकलाइजेशन की, यानी कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है उसको ख़त्म करने की शुरुआत है, जो ईरान से स्टार्ट होगी और टर्की पे जाके ख़त्म होगी। आपने गौर किया होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी अभी इजराइल के दौरे पर थे तो उनसे 2 दिन पहले इजराइल ने कहा था कि हम हेक्सागन अलायंस बनाएंगे, जिसमें हम सुन्नी कट्टरवाद से निपटने के लिए कदम उठाएंगे। और इस हेक्सागन अलायंस में कई देश शामिल होंगे, जिसमें भारत होगा, ग्रीस होगा, साइप्रस होगा तथा अन्य देश होंगे। अब सुन्नी कट्टरवाद से निपटना चाह रहे हो तो शिया से निपट लिए क्या? वो वहीं पर इंडिकेशन था कि हम शिया से निपटने वाले हैं। तो ईरान वही है। जी हाँ, ईरान पर अटैक मतलब शिया कट्टरवाद से निपट रहे हैं। ठीक। तो एक तरीके से शिया कट्टरवादिता से निपटने के लिए कदम उठाया गया है। धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि ईरान में तख्तापलट हो, कोशिश की जाएगी कि ईरान में ऐसी सरकार बिठाई जाए जो प्रो यूएस हो, और कोशिश की जाएगी कि जो ईरान की गैस है, क्योंकि आने वाले समय में जो फ्यूल होगा वो गैस होगी, ना कि तेल होगा। तो गैस के भंडार के मामले में ईरान तीसरे या चौथे नंबर पे आता है वर्ल्ड में, और ईरान अभी तक यूएस की बातों में आ नहीं रहा था। तो यूएस किसी भी हाल में ईरान को अपने पक्ष में लेना चाहता था, तो इसलिए ईरान पर यह अटैक हुआ है। इसके साथ ही डी रेडिकलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ है, अभी तक ये चल रहा है। तो कुछ मैंने कई जगहों पर सुना भी, लोग कह रहे हैं कि खमेनी अभी मरे नहीं हैं। क्या इतनी जल्दी ऐसा होता है कि यूएस ने बोला कि खमेनी मर गया, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खमेनी मर गया, लेकिन एकदम से आके ईरान ने आके बोल दिया हाँ साहब वो तो मर गए? नहीं, क्या ऐसा होता है? क्या इतना बड़ा लीडर एकदम, क्या ये लोग इतनी जल्दी घोषित करने वाले लोगों में से हैं? ये वो चल रही हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या ये कुछ इस तरफ मामला है या गए हैं सच में हो गया मामला? नहीं, ईरान ने पहली बात तो एकदम से नहीं बोला कि खमेनी की मृत्यु हो गई है। ईरान ने पहले इस चीज़ को नकारा था, फिर विद द टाइम ईरान ने एक्सेप्ट किया, उसकी मीडिया ने एक्सेप्ट किया, और इजराइल ने ये कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, फोटोज हैं, सब कुछ है। एक आध दो फोटो मीडिया में आई भी हैं। आप कहेंगे हो सकता है एआई से हूँ, चलिए मान लेते हैं, बट मैं मानता हूँ कि इजराइल जो कह रहा है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल ने कोई दावा किया हो और वो गलत साबित हुआ हो। हो सकता है यूएस का दावा गलत साबित हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इजराइल का दावा आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ, और पूरे चांसेस हैं कि ये बात सही हो। और दूसरी बात ये भी है कि अभी कुछ समय पहले ईरान में कई लोग सड़कों पर थे, तख्तापलट करना चाहते थे। उस वक्त यूएस ने और इजराइल ने अटैक नहीं किया। हाँ, लोग गुस्से में थे, बहुत रोष था कि तब नहीं यूएस किया। आया नहीं। हाँ, हो सकता है उस समय खमेनी किसी सुरक्षित जगह पर छुपे हों। अब हो सकता है इजराइल ने पाया हो कि वो खुल करके सामने आ गए, अटैक करना आसान है, तो इजराइल ने अटैक कर दिया। तो एक तो इजराइल की टाइमिंग ये बताती है, फिर इजराइल का कबूलनामा बताता है, और फिर ईरान का पहले नकारना और बाद में कबूलना ये बताता है कि खमेनी अब नहीं रहे। हमने ये समझना चाहता हूँ मैं कि क्या ऐसा है कि क्योंकि मोदी जी 48 घंटे पहले ही वहाँ से वापस लौटे हैं, तो क्या उन्होंने, इजराइल वालों ने, नेतन्याहू साहब ने बताया होगा उन्हें कि साहब बस आप निकलो यहाँ से, पहुँचोगे जब तक हम नहीं। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी देश अपनी स्ट्रेटेजी दूसरे देश से डिस्कस नहीं करता। हालांकि हिंट देते हैं, उस हिंट में ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला देश क्या रुख अपना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इजराइल ने हमको बताया हो कि वो क्या करने वाला है, ना ही नेतन्याहू ने डायरेक्टली ऐसी कोई बात कही होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इजराइल ने इंतजार किया होगा कि कब मोदी जी यहाँ से जाएं और हम अटैक करें, एयर स्पेस से निकले और हम। हाँ जी, ये हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक देश अपनी स्ट्रेटेजी दूसरे देश को बताए। हाँ, ये बात जरूर है कि इजराइल ने कुछ संकेत दिए थे। आपने गौर किया हो, जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में लैंड किए थे तो मोदी जी के जेब में जो रुमाल था, स्कार्फ था छोटा सा, वो भगवा रंग का था, और जो नेतन्याहू की वाइफ थी वो भी भगवा कोट पहन करके आई थी। वो इस बात का सबूत था कि आने वाले समय में
सनातन एस्टैब्लिश होने वाला है। सनातन का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन मतलब जो अनंत काल से है, खत्म न तो किया। हमारे लिए वो हिंदू धर्म या हिंदू रीति रिवाज कह सकते हैं। इजराइल के लिए उनका यहूदी धर्म है, बिल्कुल। जो लंबे समय से एग्जिस्ट करता है। तो शायद इजराइल और भारत दोनों मिलकर के एक दूसरे को संकेत दे रहे थे कि अब इस्लामिक कट्टरवाद खत्म होने वाला है और हमारा सनातन एस्टैब्लिश होने वाला है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जब तो मोदी जी तो वापस आ गए, उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया, सबने मान लिया कि सब खत्म हो गया, तो क्या खमेनी के ख़त्म होने से ईरान की जो कट्टरवाद पॉपुलेशन थी, या उनकी जो, कह तो ये भी रहे हैं कि उनकी पूरी ऊपर की लीडरशिप उड़ा दी गई है, ख़त्म कर दी गई है, पुराने जो राजा थे उनकी वापसी होगी, क्या इसी तरीके से जाने वाला है, या कोई एक नया कट्टरपंथ कोई उभर के आएगा और वो फिर दोबारा उसी ढर्रे पे उसको लेके जाने वाला है? देखिए, ईरान 1900 लगभग 80 तक एक बड़ा ही साइंटिफिक टेम्परामेंट का देश रहा है। बिल्कुल। पारसी लोग रहे हैं, वहाँ साइंटिस्ट कई थे, मॉडर्न सोच रही है, लड़कियाँ हर तरीके के कपड़े पहनती थी, हर तरीके के राइट सबको थे। फिर इस्लामिक टेक ओवर हुआ, ज़बरदस्ती सबको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। बेशक कुछ लोग हो गए, लेकिन मन से इस्लामिक नहीं हो पाए वो लोग। आज जब ईरान में इस्लामिक कट्टरवादिता ख़त्म होती नज़र आ रही है, तो एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इसके खिलाफ भी है और बड़ा सेक्शन ऐसा है जो उसके पक्ष में भी है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इस बात से खुश है कि खमेनी अब नहीं रहे। लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प ये होगा कि जो इस बात से खुश है कि खमेनी नहीं रहे, वो तख्ता पलट करके खुद टेक ओवर करेगा, या ईरान के दो टुकड़े होंगे जिसमें से एक देश प्रो खमेनी रहेगा और एक देश एंटी खमेनी रहेगा। हो सकता है आपस में लड़ते रहें, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो क्या जैसे कि जो जब ये हुआ प्रॉब्लम, जब खमेनी साहब ख़त्म हुए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीर में भी बहुत हल्ला मच रहा है, उसके अगेंस्ट लोग आके खड़े हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। हमने तो ये भी सुना है कि जो खमेनी से पहले खुमैनी साहब थे, जो उनके इनसे पहले जो लीडर हुआ करते थे, वो तो बाराबांकी यूपी से थे। तो इसका क्या कुछ, आप भारत से जो एक उत्तर प्रदेश से खासकर जिस तरीके के लोग निकलते हैं और जो वहाँ पर जाके जो रेडिकलाइजेशन उन्होंने फैलाया, जिस तरीके से देश की एक जो उनका जो ऊपर जो बढ़ रहे थे, जो उनका वर्चस्व बढ़ रहा था, उसको बिल्कुल ही नीचे की तरफ ले गए जस्ट बिकॉज कि वो इस्लामिक कट्टरपंथ को वो करना चाहते थे। तो इसका कोई आपको वो दिखता है कि आगे चल के हम और भी जगहों पर ये, क्योंकि हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ से ही, उत्तर प्रदेश के ही मदरसों से निकल के गए हैं। देखिए, जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए देश मैटर नहीं करता, चाहे कोई सा भी देश हो, उसके लिए उसका केवल धर्म मैटर करता है। तो हम ये कहें कि यूपी से निकल के गए हैं या ईरान से निकल के गए हैं, तो वो उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर करता है कि अगर उन्हें कट्टरपंथ की जो दीक्षा है वो देवबंद से ली है, तो वो उसको लेके आगे कंटिन्यू करेंगे, कहीं और से ली है तो उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ईरान में जितने भी अभी तक ये जो जितने भी शासक रहे हैं, इस्लामिक शासक रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहा है कि कैसे भी इस्लामिक लॉ को फॉलो करवाया जाए। इसका कोई लेना देना नहीं कि भारत से गए, कहाँ से गए, वो भारत के कभी थे ही नहीं। आज भी देखो इस ईरान में जो हो रहा है, भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। बताइए आप। ये अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, दोनों देशों में कई मासूम लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में कई मासूम लोग मारे जा रहे हैं। साउथ सूडान में लगभग 12-13 साल से सिविल वॉर चल रहा है, लगभग 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। आपने कभी इनके बारे में चर्चा नहीं सुनी होगी। यमन में मर रहे हैं, सीरिया में मर रहे हैं, इराक में मर रहे हैं, कुवैत में मर रहे हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन गाजा में कोई मर जाए, पूरी दुनिया में आवाज़ जाए, रोना चालू कर देते हैं, कल झंडे लग जाएंगे इंस्टाग्राम पे सबके जी। ईरान में कोई मर जाए, वहाँ का खमेनी मर जाए, तो लोग रोने लग जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि उन्हें उससे कोई अपनापन महसूस हो रहा है। कारण ये है कि ईरान में मारने वाला या गाज़ा में मारने वाला यहूदी है। बाकी हर जगह
चाहे सूडान हो, इराक हो, कुवैत हो, सीरिया हो, यमन हो, बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हर जगह मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। Correct. लेकिन गाजा में या ईरान में एक यहूदी मुसलमान को मार रहा है, दिक्कत ये है। उससे उसका रोना जरूरी है। तो यहूद और हनूद से दिक्कत है, दिक्कत इस बात से नहीं है कि ईरान में कुछ हो रहा है कि गाजा में कुछ हो रहा है। करेक्ट, आप समझ रहे हैं? करेक्ट, समझे बिल्कुल। तो इनकी पॉलिसी ये है। ये आपने बहुत सही जगह लेकर जा रहे हो आप इसको। मैं अब आपसे एक और इस पे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा। दुबई का तो लेना देना कुछ था नहीं, यूएई का, ये सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना था कि ईरान ने उन पे बम फेंकना शुरू कर दिया? दुबई में कौन सा यूएस का बेस है जहाँ से वो बम उड़ा रहे थे? क्यों वहाँ पर बम फेंका? ईरान को ये ओआईसी, और इसमें एक और चीज़ जुड़ी हुई कि अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है ओआईसी, उसका क्या रोल सामने आएगा? वो भी एक वो है, क्या वो इनके अगेंस्ट है, इनके साथ खड़ा है? देखिए, जो वेस्ट एशिया है उसमें 3 तरह के देश हैं। एक कैटेगरी वो है जो यूएस के पाले में पूरी तरह से झुकी हुई है। दूसरी कैटेगरी वो है जो झुकी नहीं थी, लेकिन यूएस ने उसे इतना बर्बाद कर दिया है कि आज वो किसी मतलब के नहीं है, जैसे इराक या कुवैत। और तीसरी वो है जो यूएस के पाले में झुकना नहीं चाहती, जैसे ईरान। तो यूएस ये जानता था कि ईरान हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है, तो यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान का हौसला कर दिया। अब ईरान ने दुबई या सऊदी या बहरीन का वो हर्ष क्यों किया? कारण ये था क्योंकि ये सभी देश यूएस के पाले में झुके हुए थे, पहला पॉइंट। और दूसरा, ईरान शिया बहुल्य इलाका है। दुबई या कहें कि यूएई और सऊदी सुन्नियों का गढ़ है, तो इनकी अपनी लड़ाई है कि हम सुन्नियों का वर्चस्व स्थापित करेंगे, उनकी अपनी है कि शियाओं का करेंगे, और टर्की की अपनी है कि हम अपना खलीफा लेकर के आएंगे। खलीफा, खिलाफत की बात करेंगे। जी हाँ। तो जो ईरान है, ईरान को ये पता है कि अभी हमारा खमनी मर चुका है, अब हमारे पास पाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और धीरे धीरे अगर हम कमज़ोर पड़ते गए तो हम पे यूएस टेक ओवर कर लेगा। और ऐसी स्थिति में अगर हमने अच्छा बाउंस बैक कर दिया और इन सभी देशों को एक साथ लपेट दिया, तो हम अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे। अच्छा, एक शिया की सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो ईरान एक वो वाली स्थिति में है कि मरता क्या ना करता, और दूसरी स्थिति ये है कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि अगर यहाँ पर हमने कर लिया तो हमारी वर्चस्व माना जाएगा। जैसे एक ज़माने में इजराइल ने 5-5, 6-6 देशों के साथ लड़ाई करके अपनी सत्ता को स्थापित किया, वही चीज़ ईरान करना चाह रहा है। अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो बात की बात है, मगर कोशिश की यही है कि ऐसे देशों को एक साथ लपेटा जाए जो या तो यूएस के पाले में है या फिर सुन्नी वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। इससे हमारा जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है चाबार पे, वो कितना सुरक्षित दिखता है आपको? क्या हमारा सेंट्रल एशिया का जो एक रास्ता था वो यहाँ से बंद होता दिखता है आपको, या लगता है कि नहीं, अभी नई रिजीम जो आएगी वो और प्रोएक्टिवली उसको सपोर्ट करेगी? देखिए, चाबार पोर्ट पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पहले हम 100 करोड़ रुपए आवंटित करते थे अपने बजट में, फिर हमने 400 करोड़ रुपए आवंटित करना स्टार्ट किया, और इस साल के बजट में हमने 1 रुपया भी आवंटित नहीं किया। हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं हमको इंटेलिजेंस थी कि हमारा चाबार पोर्ट खतरे में आ सकता है। तो अभी जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है, चाबहार पोर्ट के भी कुछ सेक्शंस पर अटैक हुए हैं बिल्कुल। हाँ। ठीक है ना। तो अभी तो खतरे में ही है वो, लेकिन जैसे ही वहाँ पर रिजीम चेंज होती है, जो भी नया शासक आएगा वो प्रो यूएस होगा, और अगर प्रो यूएस वो होता है तो ईरान के ऊपर यूएस ने जितने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं वो सब हट जाएंगे। और अगर ईरान पर वो सैंक्शंस हट जाते हैं तो ईरान से हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा, और चाबहार फोर्ट को फिर हम और अच्छे से बना करके अपना रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए जोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि फिर यूएस के सैंक्शंस वहाँ से हट सकते हैं। मुझे लगता है शायद अगर पुरानी रिजीम भी रहती, हम तो काम कर ही रहे थे, हमारे तो कर रहे थे, लेकिन काफ़ी कंस्ट्रेंट थे, है ना। हम अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, और हमें बार बार यूएस से अनुमति मांगनी पड़ रही थी कि 6 महीने के लिए और इसे बढ़ा दो, 6 महीने के लिए और बढ़ा दो, हम वहाँ पर काम कर सकें। तो बड़ा ही वल्नरेबल कंडीशन थी। लेकिन अगर वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाती है तो हम खुल करके ईरान में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
फिर हमें दिखेगा कि हम वहाँ से क्या और नया चीज़ें हाँ भी जी, निकाल जी, सकते बिल्कुल। हैं। ये वॉर तो शुरू हो गई और वॉर बहुत स्पीड में चल भी रही है। ईरान ने तो कह दिया हम तो बहुत सालों तक लड़ सकते हैं, हमारे पास लंबी लड़ाई की हमने तैयारी कर रखी है। इस बीच जो इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं, दुबई में, सऊदी में, ये सारे एरिया में जो इंडियंस फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार किस तरफ चल रही है, वो थोड़ा सा। देखिए, भारत सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी करी थी कि जो भी लोग ईरान में रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें या फिर भारत वापस आ जाएं। इराक में रह रहे हैं सुरक्षित रहें या भारत वापस आ जाएं। ठीक है, अब ये दुबई में रहने वाले इंडियंस को सोचना था कि उन्हें दुबई ज़्यादा सेफ लग रहा है कि इंडिया ज़्यादा सेफ लग रहा है। पहले तो दुबई भागे कि दुबई ज़्यादा सेफ है, इंडिया सेफ नहीं है, 10 तरह की अंग्रेजी में गाली देकर के दुबई भागे थे। चले। अब उन्हें खुद सोचना चाहिए कौन सा देश ज़्यादा सेफ है। अभी फंसे हुए हैं, नो डाउट भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके उन्हें वहाँ से वापस लाया जाए। लेकिन भारत सरकार ये भी देख रही है कि अगर बहुत जल्द अगर युद्ध शांत हो जाता है तो फिर आसानी से वही लोग आ सकते हैं। लेकिन भारत सरकार पूरी मदद करेगी। क्या इंडियन गवर्नमेंट या हम लोग, क्या हमें अभी एक साइड पकड़नी पड़ेगी? क्योंकि हम तो दोनों तरफ ही, हमारी तो अच्छी बातचीत थी, ईरान से भी मोदी जी का अच्छे संबंध थे, भारत के अच्छे संबंध थे, इजराइल में तो अभी मोदी जी होकर ही आए। तो क्या अब हमें एक साइड बैठना पड़ेगा, या हमारी जो जियोपॉलिटिकल सेंस है या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो दोनों तरफ बैठकर भी चल सकती है? देखिए, दोनों तरफ बैठ करके तब चलाना पड़ रहा था हमें जब शायद हम उतने ताकतवर नहीं थे। ठीक है, तब उसको भी संभालो, उसको भी संभालो, ये भी करो, वो भी करो। आज हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम किसके तरफ हैं। ठीक है जी, जैसे आपने देखा होगा इजराइल में मोदी जी गए थे तो मोदी जी ने खुल करके कहा था कि हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया था हम उसकी निंदा करते हैं और इस तरह के टेररिस्ट अटैक की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे किसी भी देश में हो। ऐसा खुल करके पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बोला है। किसी स्तर पे जाके बात करिए, ठीक है जी। इंटरनेशनल स्टेट पे कभी पहली बार ही हुआ ऐसा। हाँ। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका पीओके वापस आ जाए, आपका अक्साई चिन्ह वापस आ जाए, आप अपना क्षेत्रफल बढ़ा लो, तो आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। ये आप सोचो कि मैं सबको बैलेंस करके चल लूंगा, तो वो इस समय स्थिति नहीं है। इस समय वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से चेंज हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। ऐसी स्थिति में जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना एक्सपेंड करे, रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। रशिया ने स्टैंड लिया कि हमें यूक्रेन पर धावा बोलना है और यूरोप को कमजोर करना है। बिल्कुल। उसका स्टैंड कायम रहा और आज देखिए यूरोप कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। यूएस ने स्टैंड लिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना है, ईरान के खामनेई को मारना है। काम हो रहा है। कल को चाइना स्टैंड लेगा कि हमें ताइवान पर कब्जा करना है, तो वो करेगा। तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी साइड तो खड़ा होना किसी ना साइड खड़ा होना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि हम ईरान को भी बैलेंस कर लें, इसराइल को भी बैलेंस कर लें, तो वो कंडीशन नहीं है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस कर लो, आप कमज़ोर ही रहोगे। अगर आपको ताकतवर महसूस कराना है तो आपको एक साइड लेकर के उस पर टिका रहना पड़ेगा और अपनी बात मनवानी पड़ेगी, तभी आप ताकतवर महसूस करा सकते हो। तो भारत के सामने वो अपॉर्चुनिटी है और भारत वो काम कर रहा है। कारण क्या है कि भारत भी उस जमात में शामिल है जो डी रेडिकलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी कि इस्लामिक कट्टरवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। तो भारत जब ख़त्म करना चाहता है तो फिर उसको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि मुसलमान उनका वोट बैंक नहीं है, तो उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमानों को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वो करने की आवश्यकता है जो देश के हित में हो, वो कर रहे हैं। बाकी तो उनको पता ही कि कौन कौन उनके साथ खड़े हैं। बट क्या इससे जो हमारे देश पे जो असर पड़ने वाला है, क्या क्रूड ऑयल पे असर पड़ेगा इसके? क्योंकि वॉर तो बहुत स्पीड से जा रही है। उन्होंने तो वो कैनाल वैनल सब बंद कर दिए कि यहाँ से तो हम शिप भी नहीं पास होने देंगे। उस तरीके से क्या क्रूड ऑयल? बेशक उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद, लेकिन भारत का उस तरफ से 50% के आसपास क्रूड ऑयल आता था। अब आप गौर करिए, भारत लंबे समय से रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा था, अभी कम कर दिया थोड़ा सा, हम फिर बढ़ा देंगे। यूएस से क्रूड ऑयल हम लेंगे, ये यूएस हमने डील कर ली थी 2025 में ही। फिर वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद हमने ये भी बोल दिया कि वेनेजुएला से भी लेने को तैयार हैं हम, पहले भी लेते थे, अब और ज़्यादा लेंगे। तो हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो बंद कर दिया है तो हम फंस जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि भारत ये भी जानता है कि यूएस बहुत लंबा युद्ध नहीं लड़ पाएगा। यूएस के पास अभी उतना फाइनेंस नहीं है कि किसी देश पर लंबा युद्ध वो थोप सके और लंबे युद्ध में वो जा सके। इसलिए अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद भी कर दिया है तो मैक्सिमम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बंद कर पाएगा, उससे नहीं कर पाएगा।
ठीक है जी। तो ये यूएस भी जानता है, इजराइल भी जानता है और ईरान भी जानता है कहीं ना कहीं। तो यूएस की आने वाले 2-3 दिन में जो स्ट्रेटेजी होगी वो ऐसी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि आप यूएस का नाम ले रहे हो तो मैं उस तरफ भी एक प्रकाश आपकी तरफ से डलवाना चाहता हूँ कि क्या जो यूएस के इंटरनली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो यूएस में अभी एप्स्टीन फाइल्स का इतना बड़ा नाटक निकला, उसमें कितने सारे लोगों के नाम आए, कितने सारे लोगों ने टेस्टिफाई किया आकर, क्या ये युद्ध उस चीज़ को दबाने के लिए उस बात, क्योंकि हफ्ते भर पहले जब हम बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हर मीडिया चैनल पे एप्स्टीन फाइल्स था, हर जगह वही वीडियोस, हर जगह वही फोटोज, और उसी की बात हो रही थी कि अब उसका नाम आ गया, अब उसका नाम आ गया, परसों उसका नाम आ गया, मोदी जी का आ गया, राहुल गांधी, सबके नाम आ रहे थे उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस में। बट क्या जो बिल गेट्स का नाम आया, क्लिंटन साहब का नाम आया, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स का नाम आया, क्या इस चीज़ को दबाने के लिए इस वॉर में इतनी जल्दी उतरने का फैसला लिया गया है? नहीं, ये वॉर जो है इनएविटेबल था, ये होना था, और लंबे समय से इसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे। पिछले साल भी हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, तो ये तो होना ही था। और ये सिर्फ एक संयोग है कि एप्स्टीन फाइल के नाम आ रहे हैं और वॉर हो गया। एप्स्टीन फाइल में ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा क्या आएगा कि किसी बड़े आदमी ने किसी लड़की के साथ कुछ किया होगा। इतना तो आइडिया लोगों को पहले ही लग गया है, जो फोटोज़ अवेलेबल हुए हैं। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये बड़े बड़े लोग भी जानते हैं कि हमारा कुछ बुरा नहीं होना, और ये बड़े बड़े लोग ये भी जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल का नाम आज आया है, 3 महीने बाद फिर आ जाएगा, ये खत्म होगा, फिर चालू कर देंगे, फिर चालू कर देंगे। मीडिया को तो टीआरपी चाहिए, बस जो करने वाले हैं 2-3 महीने बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब बंद हो गया तो फिर कभी नहीं आ सकता। तो ये सिर्फ एक संयोग वाली बात है। बाकी जो ईरान में हो रहा है वो पहले से तय था, होना था। और ईरान में रिजीम चेंज अभी से नहीं, पिछले 10 साल से कोशिश की जा रही है जी, बहुत टाइम से चल रहा है। पीछे भी हल्ला मचा था बट वो काम नहीं आगे बढ़ पाया। ठीक है, ये अब इसमें ना बहुत एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये बहुत सारी चीज़ें एक जगह मिक्स हो रही हैं आकर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर छिड़ चुका है और चल रहा है बढ़िया तरीके से। पाकिस्तान और सऊदी की एक पैक्ट हुआ था पीछे कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होगा तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। तो जब अफगानिस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पे या सऊदी, इन दोनों की जब वॉर शुरू हुई तो सऊदी ने कोई स्टैंड बड़ा लिया नहीं, उन्होंने सिर्फ कॉल करके बातचीत कर ली दोनों तरफ से कि साहब नहीं लड़ना नहीं चाहिए, मार पिटाई मत करो, ऐसे ही चल जाएगा काम। ठीक है, अब जब सऊदी पे हमला हुआ है तो क्या पाकिस्तान कोई स्टैंड लेगा? देखिए, जब सऊदी और पाकिस्तान में पैक्ट हुआ था तो वो ये हुआ था कि सऊदी पर अटैक होगा तो पाकिस्तान आएगा, बट ये नहीं हुआ था कि पाकिस्तान पर अटैक होगा तो सऊदी भी आएगा। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध में सऊदी भी आता। बट हाँ, ये पैक्ट किया गया था अमेरिका के कहने पे, क्योंकि अमेरिका जानता था कि कल को ईरान पर हम अटैक करेंगे तो ईरान हो सकता है मैक्सिमम सभी देशों पर अटैक करे, जिसमें सऊदी भी एक हो। और सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह सब यूएस के बहुत बड़े एलाई हैं। तो यूएस इनको सेफ करने के लिए पाकिस्तान से ये डील करवा दिया। अब अगर सऊदी पर ज़्यादा अटैक होता है तो यूएस पाकिस्तान से कहेगा कि अपनी फ़ौज सऊदी में भेजो। जैसे यूएस कुछ दिन पहले पाकिस्तान से कह चुका है कि अपनी फौज गाजा में भेजना पीस कीपिंग के लिए। वो तो पैसे लेके चल देते हैं कहीं भी ना, तो यहाँ भी चल देंगे पैसे लेके। फंसेगा पाकिस्तान। वही पाकिस्तान ने यूएस को खुश करने के लिए कर तो दिया, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि पाकिस्तान की फौज ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। इस पूरे पैक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान पर अटैक होगा तो सऊदी लड़ने आएगा, ऐसा नहीं था। अच्छा, ये डिफेंस पैक्ट में ऐसा बात नहीं थी। अच्छा, चलो अच्छा, ये आपने क्लियर कर दिया। तो जो पाकिस्तान और इसका अफगानिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, क्या लगता है कितने दिन तक इनकी वो रहेगी, और क्या ये हमारे लिए पीओके का रास्ता है? हाँ, ये स्टार्टिंग है। इजराइल ईरान का स्टार्ट होते ही पाकिस्तान अफगानिस्तान भी स्टार्ट होना था। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पहले स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंडिया तक आएगा। इंडिया भी ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इसी साल होगा, इस बार निर्णायक होगा और इसकी लपटें बांग्लादेश तक भी जाएंगी। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ रहा है कि अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान के कई एयरबेसेस पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि नूर खान एयरबेस पर भी हमला कर दिया। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान जिन हथियारों का प्रयोग कर रहा है वो अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार तो हैं ही,
उसके अलावा कुछ और भी हथियार हैं जो किसी और देश से आए हैं। अच्छा। वो पता नहीं कौन सा देश है, मैं बोलना नहीं उसके बारे में बात जी। उसके में करना भी चाहिए हमें बात, वो सब इंटेलिजेंस की बातें हैं। एक बात बताइए सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हम इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं ऑफलाइन, कि इनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, तो फिर ये बम कैसे फेंक रहे हैं वहाँ? पिछले कुछ समय पहले ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसमें ईरान ने कुछ बॉम्बर प्लेन्स दे दिए ना। हाँ प्लेन्स इनको दिए थे। अब वो कितने दिए थे कितने नहीं दिए थे ये कुछ स्पष्ट आंकड़ा कहीं मिलता नहीं है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान के द्वारा दिए गए प्लेन सही हैं। अच्छा। तो अब जो ये जो वॉर चल रही है, इसका जो अभी जो बांग्लादेश के साथ भी जो एक वो टर्मोइल चला था, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्या ये सब अफगानिस्तान में भी हो ही रहा है प्रॉब्लम? पाकिस्तान तो चल ही रही है, भारत इन सब चीज़ों में घिरा ही हुआ है। तो हमारा जो एक विकसित भारत बनने का जो एक सपना है, और हम उस तरफ बहुत काम भी कर रहे हैं स्पीड से, क्या उस पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि टीटीपी तो पेलने में लगा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तान को नष्ट करने में ही लगा हुआ है, और पाकिस्तान को पता भी है कि ये बलूच फोर्सेस नहीं है और अफगान तालिबान का इसमें बड़ा हाथ नहीं है तो सही, बड़ा हाथ नहीं है, पैर है उनका शायद सिर्फ। वो टीटीपी और ये सब मिलके क्या इस रिजीम को भी उड़ाने की तैयारी में हैं? क्या वो उड़ा पाएंगे? भारत का बंटवारा किया ही इसलिए गया था कि कल को भविष्य में भारत कभी डेवलप्ड नेशन न बन जाए, विकसित भारत न बन जाए, और ऐसा हर जगह किया गया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बंटवारा किया गया, पहले वियतनाम के टुकड़े भी इस हिसाब से किए गए थे, ठीक है, और भारत पाकिस्तान भी इसलिए बनाए गए थे। तो भारत विकसित न हो जाए इसलिए तो पाकिस्तान बनाया गया था। तो भारत विकसित हो इसलिए भारत को क्या करना पड़ेगा कि पाकिस्तान समाप्त करना पड़ेगा। तो अभी हम उस ओर जा रहे हैं, विकसित भारत के इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसके साथ हम चाहेंगे कि जो आतंकवाद की जड़ है उसको भी ख़त्म किया जाए, तो उस पर भी काम हो रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान उस फॉर्म में नहीं रहेगा जिस फॉर्म में आज है। तो जिस दिन पाकिस्तान टूट जाएगा, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, उस दिन आप समझना कि विकसित भारत के रास्ते में जो भी रोड़ा था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो आपका इशारा उस तरफ है कि बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, और पीओके हमारे पास होगा, जहाँ तक है होगा। सिंध भी हमारे पास होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा पोर्शन अफगानिस्तान के पास होगा, और जो पाकिस्तान का पंजाब है शायद वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, शायद। अच्छा, वो भी, अच्छा उधर भी कलेश चल ही रहा है जी। क्या ये जो युद्ध चल रहा है चारों तरफ, तो इसमें हमने देखना बहुत जगह, मैं से वीडियोस में भी देख पा रहा हूँ, बहुत जगह पढ़ भी रहा हूँ कि चाइना के जो हथियार थे वो तो सब बोल गए। क्या इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इससे कोई एक अच्छा असर पड़ेगा? क्या हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे? डेफिनेटली। देखिए, अभी ईरान ने बहरीन में यूएस की नेवी फ्लीट पर अटैक किया, कतर में यूएस की एयरफोर्स के सबसे बड़े बेस पर अटैक किया, कुवैत में अटैक किया जहाँ यूएस की आर्मी का बेस है। खबरें आ रही हैं कि दुबई में भी अटैक हुआ, सऊदी में भी अटैक हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब यूएस के बेसिस पर अटैक हो रहा है तो यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नहीं पकड़ पा रहा है। उसी तरह से पाकिस्तान पर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान को रेल रहा है, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है। काफ़ी हद तक इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी 100% ठीक नहीं है, 95% तक पकड़ लेता है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइल हमारी तरफ दागी थी, हमने एक भी मिसाइल अपनी तरफ गिनने नहीं दी थी। तो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो वेपन्स हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, ये हम दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि S-400 जो हमने रशिया से लिया है, उसका प्रयोग रशिया उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। यूक्रेन की मिसाइल्स रशिया में गिर पा रही हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने उसी S-400 से पाकिस्तान की एक भी मिसाइल अपने क्षेत्र में नहीं गिरने दी। तो ये दुनिया में जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं उसमें अब तक जो सबसे बेस्ट युद्ध हुआ है वो भारत ने लड़ा है। तो जब भारत के इक्विपमेंट्स इतना अच्छा लड़ पा रहे हैं तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। और इसी क्रम में आप देखोगे इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया,
ये सभी देश हमसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं तथा आकाश तीर मांग रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो देख चुके हैं कि भारत का डिफेंस कैसे काम कर रहा है, असरदार है। क्या इन सब चीज़ों का हमारे 2029 में आने वाले इलेक्शंस के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली 2029 तक भारत पीओके वापस ले चुका होगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके होंगे और इकोनॉमी वाइज डॉलर कमज़ोर हो चुका होगा, रुपी अप्रिशिएट हो चुका होगा और भारत मोदी जी का लोहा मान चुका होगा। और 2029 तक हम मोदी जी को भी उतना ही रिगार्ड कर रहे होंगे और उतना ही रिगार्ड ट्रम्प को भी कर रहे होंगे कि भाई तू आ गया, तूने अच्छा किया, ये सब तेरी वजह से काफ़ी चीज़ें हो अल्लाह मचवा दिया। जी हाँ। तो 2029 में मोदी जी अब तक की सबसे बड़ी जीत जीतेंगे। ये आपका बड़ा वो है जी। क्या ये बहुत जगह ऐसा वो चल रहा है कि वेनेजुएला वाले मदुरो को पकड़ लिया, खमेनी को मार दिया, क्या यूएस या नेटो अलायंस मिलकर अगला कुछ हमारे पुतिन साहब की तरफ नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। ट्रम्प और पुतिन के बीच में, ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी जी या इजराइल वाला, इन सब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि अपने अपने स्तर पर अपना क्षेत्रफल बढ़ाओ, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ही ये है कि कई सारे देश अपने अपने स्तर पर महाशक्ति बनेंगे और अपने क्षेत्र में महाशक्ति बनेंगे, कोई किसी के आड़े नहीं आएगा। कोई किसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा सर, इतनी सारी क्वेश्चंस को लेने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। हमारे भारत के हिंदू भाइयों को या हिंदू धर्म मानने वाले या हिंदुज़म में मानने वाले लोगों के लिए आपका अगर कुछ संदेश है तो वो आप ज़रा हमें दे दें। यही कि भरोसा रखें अपने नेता पर। आपने जो नेता चुना है 2029 के लिए, 2029 आने दें और 2029 के वोटिंग के टाइम पर अगर आपको लगता है कि नेता ने हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, तब आप चाहें जिसको वोट दे दें, लेकिन एटलीस्ट 2029 तक उसे टाइम दें। 2029 तक आपका भारत पूरी दुनिया में अपना डंका उस लेवल पर बजा रहा होगा जिस लेवल पर आज यूएस बजा रहा है। थोड़ा इंतज़ार करें, धैर्य रखें, क्रिटिसाइज ना करें, बहुत जल्दीबाजी ना करें और साथ मिलकर रहें, बटे नहीं, बटेंगे नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर।